नमस्ते। किताबी दुनिया में आप सबका स्वागत है। किताबी दुनिया की मुख्य श्रृंखला किसान और किसानी के माध्यम से मैं आज आपके सामने दो लेख प्रस्तुत करने जा रही हूँ। पहला लेख 14 मई 1914 को गणेश शंकर विद्यार्थी ने लिखा था। तो आइए सुनते हैं। पहला लेख, हमारी अन्नदाता एक। वही लोग जो अपनी गणना विशेष कोटि के मनुष्य में रखते हैं, जो उन लोगों को जो उनके सुख के समान जुटाने के लिए दरिद्रता और कठोर परिश्रम का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, कमीना के नाम से पुकारने में अपने हृदय की संकीर्णता और लज्जा नहीं बोध करते, जो ठकोसले से भरी हुई अपनी जातीय उच्चता और महानता के अभिमान में अपने से नीच पुकारने वाले लोगों को घृणा की दृष्टि से देखते हैं, और जिन्होंने चांदी और सोने के टुकड़ों को संसार की सभी चीजों का दाता समझकर उनके आगे अपना घुटना मस्तक नवा दिया है। वही लोग देश के उन करोड़ों प्राणियों को अन्नदाता के नाम से पुकारने में हमारे साथ एक स्वर न होंगे, जो देश के झोपड़ों में रहते हैं, धूप वर्षा जाड़े में एक समान मेहनत करते हुए अपने और साथ ही संसार की उत्पत्ति का केवल अपव्यय करने वाले लोगों के लिए भी बिना किसी ईर्ष्या के भाव के अन्न उत्पन्न करते हैं। लोग उनका अनादर करते हैं, वे उनका मूल्य नहीं जानते। आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, इसलिए वे उन लोगों की दया के पात्र हैं जो सच्चे हीरे की पारख जानते हैं। किसान प्रकृति का सच्चा लाल है। यदि प्राकृतिक उदारता, स्नेह, स्वस्थता और अन्य सद्गुणों का संसार में कहीं भी राज्य हो सकता है, तो वह किसानों के निवास स्थान ही में हो सकता है। संसार के उन थोड़े से व्यक्तियों में जो संसार में खर्च करने के लिए पैदा नहीं हुए, परंतु जो संसार को खर्च करने के लिए अपने बाहुबल से पदार्थों के देने को पैदा हुए हैं, उन सब में किसानों ही का श्रेष्ठ स्थान है। परंतु उच्च स्थान रखते, परोपकारी होते और शांति और सुख के केंद्र बनते हुए भी चिरकाल से किसान ही सबसे तुच्छ, लगभग सभी के अत्याचार के पात्र और दरिद्रता और दुष्काल के शिकार समझे जाते रहे हैं। राजा उन्हें सताता, अमीर उन्हें सताता और नगर में सड़ने कला नागरिक भी उन पर तान तोड़ना अपना कर्तव्य समझता है। संसार की प्रथाओं की बलिहारी है कि बहुत अधिक प्रेम और सम्मान का पात्र समझकर सामने लोगों के सिर उठ सकते हैं। उन्हें अपने इस काम पर तनिक और शर्म नहीं, यह ख्याल भी न आवे कि स्वयं संसार में अधिक मूल्य के नहीं, क्योंकि उन्हें केवल खाना पीना, खर्चना और आराम से दिन काटना ही आता है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। किसान इस देश की जान है। संसार के किसी देश के आदमी मांस और मछली पर जीवन बिता ले जाए, परंतु हमारे देश के आदमी अन्न बिना अधिक नहीं जी सकते। इस कारण से और साथ ही हमारे अन्य व्यवसाय विदेशियों के हाथों में चले जाने से खेती ही हमारे देश का सबसे बड़ा पेशा हो गया है, और 80% से अधिक आदमी उसके द्वारा अपना पेट पालते तथा दूसरों को भोजन देते हैं। इस पेशे की आवश्यकता और उसके करने वालों की संख्या पर विचार करके हम उस पेशे को अधिक आदर की निगाह से देखना सीखना चाहिए था, परंतु बात बिल्कुल उल्टी हुई। देहात उजड़ नगर बस रहे हैं और लोगों में नागरिकता, जिसके दूसरे अर्थ विलासिता हो सकते हैं, बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य और पुरुषार्थ इस नागरिकता की नजर हो चुके हैं और साथ ही समझ भी उसे भेंट में दे दी गई है। इसी से देश के सच्चे सबसे बड़े और आवश्यक प्रश्न
खेती और किसानों के प्रश्न पर लोगों का ध्यान जाता ही नहीं। यदि समझदार लोग कुछ ध्यान देते हैं तो देश में ऐसे भले आदमियों की कमी नहीं जो उन्हीं बातों पर पानी फेर देते हैं और लोगों की उल्टी सीधी बातें समझाकर मूर्ख का मूर्ख बनाए रखते हैं। हमारे प्रांत की राजनीतिक कॉन्फ्रेंस के सभापति डॉक्टर तेज बहादुर सप्रू ने अपने भाषण में किसानों के हित की कुछ बातें कही थी। जमींदार उन पर अत्याचार न कर सके, उनके सिर पर बेदखली का भूत सदा न मंडराया करे, यह बात डॉक्टर सप्रू ने बताई थी। और स्वयं जमींदार होते हुए भी उन्होंने किसानों की हालत सुधारने के लिए यह उचित समझा कि जमींदारों की निरंकुशता कानून द्वारा कुछ कम करके किसानों को बेदखली के भय से कुछ छुटकारा दिलाना चाहिए। बात अनुचित नहीं, यह भय बड़े बड़े अनर्थों का मूल है, लेकिन ऐसा भी लोग मौजूद है जिनको किसानों के लिए यह छोटी सरल और आवश्यक रियायत भी पसंद न आई। उनका प्रतिनिधि हमारे प्रांत को भ्रांति युक्त बतलाने और कुछ दिनों से सर्वसाधारण को लाभ पहुंचाने वाले हर काम में वे तरह टांग अड़ाने वाला सहयोगी वेंकटेश्वर आगे बढ़ा और बड़ी ही तीव्रता के साथ डॉक्टर सप्रू और उनका साथ देने वाले लीडर की खबर दे डाली। लीडर बेचारे पर आक्रमण कर गोवध के पाप के कलम को कलंकित करना ठीक नहीं, इसलिए अमृतपूर्ण लेखनी से ये विष बिंदु भी टपके हैं। जो लोग देश की सच्ची दशा जाने बिना अथवा जानने की बुद्धि के विषय में गोबर गणेश बनकर केवल चटकीली भाषा लिखने की रियायत से नगर के संपादकीय सिंहासन से पत्र संपादन करते हैं अथवा शहरी परिंदों की अवाहवा में मस्त रहकर लंबी लंबी राजनीतिक और समाजनीतिक सिंह गर्जना से वसुंधरा को कंपा देते हैं। मालूम नहीं कि सहयोगी का यह तर्क और दूर दूर तक हाथ पैर फेंकना कहाँ तक सही है, परंतु हम उसकी इस उदारता को सराहे बिना नहीं रह सकते कि ऐसे भ्रम के अंधों को भी वह सज्जन के नाम से पुकारता है, परंतु ये भ्रम के अंधे अधिकांश उन लोगों का पक्ष लेने वाले हैं जिन्हें सहयोगी कमीनों के नाम से पुकारने की कृपा करता है। हमें डर है कि कमीनों के हृदय से सज्जनता के घेरे में लाने से कहीं वेंकटेश की टकसाली सज्जनता में बट्टा न लगा जाए। लेख बढ़ गया है, इसलिए हम उसकी केवल चटकीली भाषा भूषित नहीं, केवल नगर के संपादकीय सिंहासन से संपादन नहीं, केवल शहरी परिंदों की अवाहवा में मस्त नहीं, केवल राजनीतिक व समाजनीतिक सिंह गर्जना से वसुंधरा को कंपा देने वाली नहीं, किंतु इन बातों से भी कुछ अधिक था। इनसे कुछ परे दलीलों का उत्तर आगामी अंक में देखेंगे। दूसरा लेख 31 मई 1914 को लिखा था। आइए सुनते हैं। हमारे अन्नदाता दो। लेकिन स्वर्गीय रमेशचंद्र दत्त के इन शब्दों को व्यवहारिक रूप किस तरह से दिया जा सकता है? हम अपने अन्नदाता को किस तरह से इस बात का विश्वास दिला सकते हैं कि कुछ भी क्यों न हो, तेरी गाड़ी कमाई के इस हिस्से पर सांसारिक पदार्थों के केवल भोग करने वाले लोगों का निरंकुश हाथ कभी न पड़ेगा। हम किस तरह से समझा सकते हैं कि प्रकृति के लाल जा जोत बो शांत चित्त से फसल काट और भूमि को उपजाऊ बना, और तेरी शक्ति में हस्तक्षेप करना पाप या अत्याचार समझा जाएगा। दो बातें हैं, परंतु यदि वे की जाए, पहली यह कि लगान के नियमों को सख्ती दूर करनी चाहिए। देश के भिन्न भिन्न भागों में लगान का हिसाब अलग अलग है। उत्तरीय भारत के कुछ खंडों में डंकनी बंदोबस्त है और सभी कहीं जमींदारों द्वारा लगान वसूल होता है। मध्य भारत,
मद्रास, बम्बई आदि में सरकार सीधे किसानों से लगान वसूल करती है। डंकनी बंदोबस्त में किसान को पैदावार का छठा हिस्सा देना पड़ता है। उत्तरीय भारत के अन्य स्थानों में 5वां हिस्सा और मध्य प्रदेश में 70% उपज तक के देने की नौबत पहुंच जाती है। फिर डंकनी बंदोबस्त को छोड़कर जो देश के आकार और देशवासियों की संख्या के मुकाबले में बहुत ही थोड़े हैं, सभी किसानों के सिर पर बंदोबस्त के हेर फेर की तलवार लटकती रहती है। इस हेर फेर का चक्र भी निराला है। यह प्रदेशों और आदमियों को पहचान पहचान कर चलता है। कहीं 30 साल में आप फेरा करते हैं तो कहीं 20 साल ही में आ दमकते हैं। इस वर्षों में जो मेहनत की गई उसका सारा फल बंदोबस्त के हेर फेर की नजर होकर सरकारी खजाने में पहुंचने लगता है। फिर भला किसान किस आशा से अपने खेत को खूब बनावे। सरकारी खजाने को भरने ही के लिए मेहनत करना सरासर बेवकूफी होगी, और सीधा साधा किसान कितना बेवकूफ नहीं कि उसे अपने लाभ हानि का कोई ख्याल ही न हो। इसलिए पहले देश भर में डंकनी बंदोबस्त करके या बंदोबस्त का चक्र 60-70 साल बाद चलाकर तथा लगानों की दर उन्नति का रास्ता मिटाकर संशयित किसानों को निर्भर कर दिया जाए, तब समझो कि देश और जाति की दरिद्रता की पहला इलाज हो गया। लेकिन यह इलाज कौन कर सकता है? सर्वसाधारण नहीं, जमींदार भी नहीं, किंतु सरकार। वही इन बातों को करके देश की दरिद्रता के एक अंश को सहज ही में दूर कर सकती है। वह ऐसा नहीं कर रही है, इसलिए देश की दरिद्रता का दोष उसके सिर मंडा जाता है। यदि वह इस तरह की उदारता करेगी तो उसकी यह उदारता नहीं होगी, क्योंकि हिंदू काल में लगानों को दर बहुत कम थी और साथ ही सरकारी खजाने में कभी भी न होने पावेगी, क्योंकि खुशहाल देश में व्यापार बढ़ेगा और बढ़ा हुआ व्यापार उसके इस आटे को पूरा कर देगा। दूसरी बात जमींदार के अधिकार में है। लगान का डर सरकार को होता है और बेदखली का डर जमींदारों से। मेहनत की, उपज बढ़ाई, खेती अच्छी किया और एक दिन जमींदारों महाशय ने लगान बढ़ा दिया। ची चपड़ करने पर भूमि से निकाल दिया। सारी की कराई मेहनत मिट्टी में मिल गई। पुराने काश्तकारों की बात नहीं है, वे तो कुतुब मीनार की तरह एक जगह डट गए। लेकिन बहुत से स्थानों पर औरों को एक साथ 12 वर्ष एक भूमि पर नहीं रहने दिया जाता। मनमाने ढंग से लगान बढ़ाए जाते हैं, नजरें ली जाती है, तंग किया जाता है, धींगा धींगी की जाती है। इन सांसारिक गुस्सेयों के मुकाबले में कहीं सुनवाई नहीं। अन्नदाता को सुखी बनाना चाहते हो? नहीं। देश को सुखी करना चाहते हो? उसे दरिद्रता और दुष्काल के आक्रमणों से बचाना चाहते हो? तो इस दूसरे सुधार की ओर बहुत ध्यान देना होगा। जमींदारों की शक्ति कम और किसानों के सत्व की रक्षा करनी पड़ेगी। वेंकटेश्वर इस बात से प्रसन्न है कि डॉक्टर सप्रू ने विदेशों में यहाँ के मजदूरों के भेजे जाने का विरोध किया है, क्योंकि उसे शिकायत है कि 4 रुपए के बजाय नौकर 8 रुपए के मिलते हैं। वेंकटेश्वर को इस बात से दुख है कि कहीं कमीनों के मिजाज बढ़ा देने के लिए डॉक्टर सप्रू जमींदारों के अधिकार कम करने का प्रस्ताव करते हैं, क्योंकि वह समझता है कि हमारे जमींदारों से ही अच्छे हैं जैसे आदर्श हिंदू राजा। सहयोगी को दोनों बातें यथार्थ अवस्था में के विरुद्ध है, क्योंकि 4 रुपए की दर के जमाने की तरह
चीजें सस्ती नहीं है और आए दिन हमें कम से कम इन प्रांतों के देहातों की कथाएं सुनने को मिलती है, जिन्हें यदि हमारा सहयोगी सुने तो हमें विश्वास है कि अपनी भली नीति के बंधन ढीला करके उसे उनकी दुर्दशा पर दो आंसू जरूर गिराने पड़ेंगे, जिन्हें वह कमीने के नाम से पुकारता है। हम अंग्रेजी छत्र के स्वीकार करते हैं कि सभी जमींदार निरंकुश नहीं है और न सभी में बुरी लतें और स्वार्थ भरा है, परंतु वेंकटेश्वर का किसान के सत्वों की रक्षा की बात से इस समझ बैठना भी भ्रम है कि प्रजा के हाथ में दबाने के लिए अस्त्र दिया जाता है। किसानों का उठाया जाना जमींदारों पर अत्याचार करना नहीं है। किसानों के उठने से वे जमींदार भी मनुष्य बन जाएंगे, जो अभी तक आकाश में उड़ते हैं। मनुष्य होकर आकाश में उड़ते फिरना अनुचित है, इसलिए यह सुधार बुरा भी नहीं। देश के लिए नीच जातियों का उठना जितना आवश्यक है, लगभग उतना ही आवश्यक किसानों को नीचे से उठाकर मनुष्यों के बराबर स्थान देने का काम भी है। वेंकटेश्वर इस बात के समझने की परवाह नहीं करता। प्रश्न की गहराई नापने के लिए वह अपने रंगीले शब्द आडंबर में प्राचीन काल के भारतीय राजतंत्र प्रणालियों और यूरोपीय प्रजातंत्र प्रणाली की छानबीन तथा राष्ट्रीयता के भाव से सिर साफ कर डालने की शुभ सलाह देता है। अच्छी बात है, परंतु हमारी केवल यही प्रार्थना है कि हमारा सहयोगी भी तनिक मनुष्य को मनुष्य समझने का कष्ट उठावे और समझे कि उसी परम पिता ने उस दीनहीन घृणा के पात्र पददलित व्यक्ति को जन्माया है, जिसमें उच्च जाति के हर जगह प्रतिष्ठा पाने वाले पुरुष को उत्पन्न किया है। अगर ये दोनों लेख आपको पसंद आए हो तो अपने दोस्तों के साथ साझा करें और अपनी राय हमें जरूर लिख दीजिए। धन्यवाद।